फिल्म स्टार था ना नेता, लेकिन जब वो चलकर आता था तो पूरा इलाका खड़ा हो जाता था। ना गोली चलती थी, ना धमकी मिलती थी, बस एक नाम लिया जाता था, करीम लाला। मुंबई की गलियों में उसका राज चलता था। पठान था लेकिन सिर्फ लहू का नहीं, इज्जत का भी सौदागर था। दाऊद से पहले, हाजी मस्तान से बड़ा। वो था मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला गॉडफादर। आज हम सुनाएंगे उस डॉन की दास्तान जिसने खून से नहीं, इज्जत से माफिया बनाया। अफगानिस्तान की सरहद के पास एक नौजवान पठान भारत की सरजमी पर कदम रखता है। नाम अब्दुल करीम शेर खान, लेकिन आगे चलकर पूरा मुंबई उसे करीम लाला के नाम से जानेगा। उसके पास ना दौलत थी ना रसूख, बस थी तो बुलंद कदकाठी, लोहा जैसी नजरें और एक जज्बा, मुंबई को झुकाकर रख दूंगा। वो दादर की गलियों में मजदूरी करता, मिलों में बोरे ढोता, लेकिन दिमाग तेज था। जल्द ही समझ गया इस शहर को ताकत चाहिए, और डर और करीम लाला ने दोनों पैदा किए। करीम लाला ने अपने जैसे अफगानी और पश्तून युवाओं को इकट्ठा किया। कोई बॉडी बिल्डर था, कोई कबाड़ी वाला, कोई ठेले वाला, लेकिन सबके सीने में आग थी। शुरुआत हुई रंगदारी से। मुंबई के बंदरगाहों और मार्केट्स में उसका पठान गैंग हफ्ता वसूली करने लगा। धीरे धीरे टैक्सी स्टैंड, जुआ, शराब और लॉटरी रैकेट पर भी कब्जा होने लगा। पायखला, नागपाड़ा और डोंगरी में उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटते थे। करीम लाला सिर्फ डॉन नहीं था, वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला बॉस ऑफ बॉसेस बन चुका था। कहा जाता है पुलिस, व्यापारी सब उसके दरबार में हाजिरी देते थे। वो गरीबों को भी मदद करता, शादी ब्याह में पैसे देता और इलाके में खुद को बुजुर्ग कहलवाता। उसका एक माफिया कोर्ट चलता था जहां झगड़े निपटाए जाते। उसकी कुर्सी के सामने खुद पुलिस वाले सर झुकाकर खड़े रहते थे। 60 और 70 में मुंबई अंडरवर्ल्ड का ताज 3 सिरों में बंट गया। करीम लाला, पठान, हाजी मस्तान, स्मगलर और वरदराजन मुदलियार साउथ का डॉन, तीनों में नजाकत से संतुलन बना था। लेकिन जलजला तब आया जब दाऊद इब्राहिम जैसे उभरते गैंगस्टर ने करीम लाला की हदें लांघनी शुरू की। दाऊद ने करीम के भतीजे समद खान को गोली मार दी। ये था सीधा ऐलान, अब पुरानी सल्तनत खत्म होगी, नई दहशत पैदा होगी। करीम लाला गुस्से में था, लेकिन उम्र अब उसके साथ नहीं थी। उसने गॉडफादर की तरह खुद को पीछे किया और सुलह की पहल की ताकि खून खराबा ना हो। दाऊद को पहली बार उसी के दरबार में बुलाया गया। वहां 2 पुरानी पीढ़ियों के बीच नए गैंगवार का फैसला हुआ। करीम अब राजनीति और समाज सेवा में आ गया, लेकिन उसका साम्राज्य धीरे धीरे दी कंपनी की छाया में दबने लगा। 1990 के दशक में करीम लाला का पठान गैंग कमजोर पड़ने लगा। उम्र बढ़ गई थी, दुश्मन जवान थे। 2002 में करीम लाला ने आखिरी सांस ली, लेकिन जाते जाते वो मुंबई माफिया को एक रिवायत दे गया। डॉन वही जिसे दुश्मन भी इज्जत से याद करें। करीम लाला का साम्राज्य अब सिर्फ भायखला डोंगरी तक सीमित नहीं था। उसके पठान लड़के अब बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, टैक्सी यूनियनों, बिल्डिंग निर्माण और मिलों में अपना सिक्का जमाने लगे थे। हर मजदूर संगठन में करीम के लोग थे। अगर कोई ठेकेदार हफ्ता देने से मना करता तो अगली सुबह उसकी दुकान जल चुकी होती। करीम ने सिस्टम को इस हद तक चूसा कि नेता भी उससे सौदेबाजी करने लगे। 70 के दशक में हाजी मस्तान के बाद अगर किसी ने मीडिया में खुद की इमेज बनाई तो वो था करीम लाला। कभी काली शेरवानी, कभी कुर्ता पायजामा, और हर ईद बकरीद पर कैमरे के सामने मिठाई बांटते हुए। अखबारों ने उसे गरीबों का खुदा कहा, लेकिन पुलिस फाइलों में वो था इंडियाज ओरिजिनल डॉन। करीम लाला के मुंबई पर असर का एक और पहलू था, बॉलीवुड। उसके दरबार में कई फिल्म स्टार, निर्माता और डायरेक्टर आते थे। उसके नाम पर फिल्म की फाइनेंसिंग होती। प्रीमियर में पठान गैंग की कुर्सी सबसे आगे होती। कहा जाता है एक बड़े सुपरस्टार को थप्पड़ तक पड़ चुका था पठान गैंग से। बॉलीवुड में बिना पठानों की रजामंदी कोई स्टंटमैन नहीं रखा जाता था। करीम लाला की उम्र बढ़ रही थी। जहां पहले वो खून से इलाके रंग देता था, अब सुलह की बातें करने लगा था। उसने 1980 में एक अनोखी पहल की। माफिया पीस एग्रीमेंट, टी कंपनी, वरदराजन गैंग और छोटे गैंगों को बुलाकर उसने कहा, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो पुलिस हम सबको खा जाएगी। कुछ वक्त तक ये शांति चली, लेकिन दाऊद और राजन के बीच की आग में सब कुछ भस्म हो गया। 1990 आते आते करीम लाला की सत्ता को युवाओं ने चुनौती देना शुरू किया। अबू सालिम, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे नाम उभर चुके थे। ये लोग सिर्फ मुंबई ही नहीं, दुबई और पाकिस्तान तक से अपना नेटवर्क चला रहे थे। पठान गैंग अब बूढ़ा हो चुका था।
करीम लाला ने खुद भी कहा, अब ये नई दुनिया है, इसमें हमारे जैसे लोग नहीं टिक सकते। बार 12 करीम लाला का आखिरी बड़ा पब्लिक जलवा 1996 में एक मजहबी जलसे में करीम लाला को मुख्य अतिथि बनाया गया। हजारों लोग, मीडिया, पुलिस और मौलानाओं की भीड़। करीम लाला ने शेरवानी पहनी, छड़ी पकड़ी और मंच पर चढ़ा। उस दिन उसके चेहरे पर बुजुर्गी थी, लेकिन आंखों में वही पठानी आग। उसने बस इतना कहा, मैंने अपना हिस्सा लिया, अब तुम्हारी बारी है, पर इंसाफ मत भूलना। करीम लाला अब चल नहीं सकता था, लेकिन उसका नाम चलते ही पुलिस लाइन में सन्नाटा छा जाता। पुलिस स्टेशन में जब कभी उसके पठान लड़कों को पकड़ा जाता तो खुद डीसीपी फोन करके पूछता, करीम भाई से बात हुई है क्या? उसके नाम पर केस दब जाते, गवाह पलट जाते और जज तक नजरें नीची कर लेते। 19 फरवरी 2002 करीम लाला की मौत की खबर अखबारों में छपी, लेकिन शोर कहीं नहीं था। ना गोली चली, ना दहशत फैली, सिर्फ चुप्पी थी। मुंबई जानते थे एक युग खत्म हो गया है। करीम लाला को दफनाया गया उसी भाईखला का